हेलो एवरीवन। सो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट चल रहा है हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमने कैपेसिटेंस स्टार्ट किया था। तो कैपेसिटेंस में अब तक जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स के बारे में पढ़ाया था, है ना। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो क्या होता है। सिमिलरली डाइलेक्ट्रिक्स कैसे बिहेव करते हैं, वो क्यों नहीं कंडक्ट कर पाते, ठीक है, उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा। तो ये सब चीजें हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है। और मे बी आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में जब पढ़ा होगा तो वहां पे आपको एक टर्म मिली होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में ये मिस कर दी थी, ये वाली टर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है बेटा। देखो मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स में क्या होता है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये जो एटम्स होते हैं ये पोलराइज्ड हो जाते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे तो ये पोलराइजेशन भी क्या है बेटा, बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब ये दोनों नेगेटिव और ये जो लेट्स से पॉजिटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कुछ इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ये सेपरेट हो जाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक जो कि नॉन कंडक्टिंग मीडियम था, जिसके अंदर फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसके अंदर आपको क्या है बेटा, फ्री नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस या एटम्स नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि फ्रीली मूव करने लगे। मतलब क्या है, अभी इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी लूज कर दी है। अभी ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिस तक ये क्या है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी लूज ना करे, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन बियर बिफोर लूजिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स को अगर आपने डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करवाना है तो आपको उसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करनी पड़ेगी, उसे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना होगा जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से क्या हो, हमेशा कम हो। क्योंकि बेटा अगर आप उसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दोगे तो वो क्या होगा बेटा, वो डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, है ना। वो तो नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे इसे डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करना है, ठीक है। अगर हमने कंडक्टर ही बनाना है तो इससे अच्छा मटेरियल है हमारे लिए कंडक्टर के लिए, तो हम प्योर कंडक्टर मेटल्स यूज कर लेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर हमें कंडक्टर ही चाहिए वहां पे, तो हमारी रिक्वायरमेंट अगर डाइलेक्ट्रिक की है तो हमें डाइलेक्ट्रिक ही चाहिए होगा, और हम चाहेंगे डाइलेक्ट्रिक अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी लूज ना करे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में मैंने बताना था आपको, ये डेफिनेशन में भी आपको मिली भी हो बुक में, तो ये डेफिनेशन ये होती है आपकी, ठीक है। अच्छा, आपने कुछ और चीजें भी नोटिस की होंगी कंडक्टर्स के केस में, ठीक है। जैसे हमारे पास लेट से कोई भी कंडक्टिंग कैविटी या इरेगुलर सी शेप ले लेते हैं, तो आपको पता है अगर इसको कोई भी चार्ज देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे रहेगा ना। तो यहाँ पे कैविटी में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी और इस एरिया में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। अगर इसी कंडक्टिंग कैविटी में ये बीच में क्या है बेटा, ये स्पेस हॉलो है, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल फील्ड है, ये मटेरियल फील्ड है। तो अभी मैं यहाँ पे जो करने जा रहा हूं बेटा, मैंने क्या किया है, इसके सेंटर पे चार्ज रख दिया, लेट्स से यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या था, इस कंडक्टिंग बॉडी को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब क्या, इसकी कैविटी की सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड कर देगा, और जो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा फ्लो के, वो कहां पे चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा। तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी। तो अगर आप फी लेंथ देखो बेटा, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव तक फी लेंथ जाएंगे, मतलब यहां से इस सरफेस तक फी लेंथ कुछ इस तरह से जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर आपको पता है फी लाइंस क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। फिर यहां से फी लाइन स्टार्ट होगी, इस सरफेस से आपकी फी लाइन स्टार्ट होने वाली है, क्लियर है। तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर एक कंडक्टिंग कैविटी था, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में, है ना। तो ये वाली जो स्पेस है, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहती है बेटा, जीरो रहती है। कंडक्टिंग मटेरियल मीडियम के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहने वाली है, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, कंडक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कंडक्टर्स के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहती है बेटा, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटेंस, ठीक है बेटा। तो कैपेसिटेंस सबसे पहले देखो बेटा, कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स, ठीक है, नॉर्मली इसे कंडेंसर्स भी बोल दिया जाता है, ठीक है। कैपेसिटर्स
फैंस में भी यूज होते हैं, बहुत जगहों पे यूज होते हैं कैपेसिटर्स। ये क्या काम करते हैं? सबसे पहले कैपेसिटर्स क्या होते हैं? ये कैपेसिटर्स आर द डिवाइस व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर चार्ज, और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है क्या? तो कैपेसिटर से हम लोग चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी या चार्ज हम लोगों के लिए क्या करता है बाद में? तो हम इसे क्या है बेटा, कहीं पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका सेल होता है, सेल क्या करता है? वो केमिकल एनर्जी स्टोर करता है। उस केमिकल एनर्जी को जब हम उसे बल्ब के क्रॉस या किसी भी चीज के क्रॉस लगाते हैं, किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस, तो वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना? तो वहां पे हमें लाइट मिलती है। वैसे ही कैपेसिटर्स भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही स्टोर करके रखते हैं। जैसे ही आप कैपेसिटर्स को किसी सर्किट के क्रॉस लगाओगे, किसी बल्ब के क्रॉस लगाओगे, तो ये उसे क्या है, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, जिस वजह से आपका बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, बट इसका फंडा इतना इजी नहीं रहता, इसका अलग केस रहता है। मैं नॉर्मली आपको बताता हूं, ये एक तरह से इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के लिए यूज होता है। ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, ये बहुत ही जल्दी एनर्जी लूज करते हैं और बहुत ही जल्दी एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, आप अगर नॉर्मल कैपेसिटर्स जैसे बेटा अगर आपके घर पे आपको मिल जाते हैं, फैंस वगैरह मिल जाएंगे, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। उस कैपेसिटर को अगर आप डायरेक्टली अपने एसी दोनों होल्स में डाल दोगे, जस्ट डाल के बाहर निकालना वायर को, उतने में ही वो चार्ज हो जाएगा। और अगर उसकी दोनों वायर्स को आपस में टच कर दोगे, एक स्पार्क सा होगा और उतने में ही वो डिस्चार्ज होता है। मतलब बड़ा कम समय लेता है। ऑब्वियसली बात है, कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना बड़ा है कैपेसिटर या कितना छोटा है। बाकी वो होता है कि बड़ा इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज या चार्ज होता है ये कैपेसिटर। ठीक है, चलो ये सारी चीजें बाद की बात है। जस्ट फॉर द टाइम बिंग आपने जो ध्यान में रखना है वो ये है कि जो कैपेसिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये बाद में कहीं पे भी यूटिलाइज करवाया जा सकता है। ठीक है, कहीं पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, जैसे फैंस वगैरह में क्या होता है, नॉर्मली जब फैन स्टार्ट होगा बेटा, तो फैन को इंस्टेंटेनियसली ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, कोई भी चीज है, अगर किसी चीज को मोशन में लेके आना है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर है बेटा? तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी अब पीछे से तो कांस्टेंट सप्लाई आ रही है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी एक तरह से कैपेसिटर दे देता है एकदम से। अब सेम टाइम पे जब बिजली चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, तो फैन एकदम से, फैन के पास से बिजली चली जाएगी तो फैन एकदम से रुक जाएगा, सप्लाई रुक जाएगी, तो उसका मैकेनिकल फेलियर हो सकता है उसके स्ट्रक्चर का। तो तब भी क्या करता है, थोड़े समय के लिए कैपेसिटर कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने पास से फैन को दे देता है, जिस वजह से एकदम से कनेक्शन लूज नहीं होता, एकदम से कनेक्शन कट नहीं होता, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ नहीं होता, तो उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर फेलियर नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे रुकता है आपका फैन उस वजह से। मतलब और भी कई जगहों के ऊपर ऐसी ही चीज होती है। कैपेसिटर सिर्फ फैंस में नहीं यूज होता, बहुत इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हर जगह पे यूज होता है कैपेसिटर। इसके बहुत वास्ट एप्लीकेशंस है। इससे पहले हमें समझना होगा ये कैपेसिटर्स होते क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं। बाद में आपको मे भी खुद भी इमेजिन करने लग जाओगे ये कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक आइडिया दिया है फैन वाले एग्जांपल का। ठीक है, तो एक तरह से जो ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, हम उसे क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियसली कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए बहुत कम समय के लिए, तो आप कैपेसिटर्स यूज करो इंस्टेड ऑफ सेल्स और बैटरीज। ओके, तो बेटा सबसे पहले हमें समझना होगा इसका प्रिंसिपल क्या है कैपेसिटर्स का। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो बेटा, कोई भी कैपेसिटर होगा, इस कैपेसिटर में दो सरफेसेस होंगे बेटा। ओके, दो कंडक्टिंग सरफेसेस होंगे। ठीक है बेटा, ये जो कैपेसिटर होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, टू कंडक्टिंग सरफेसेस जो कि आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, चलो अब आप जब टाइप्स पढ़ोगे वहां पे भी ये चीज तो और भी क्लियर हो जाएगी क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। बट हमेशा दो सरफेसेस होंगे, एक सरफेस को हम हाई पोटेंशियल पे रखेंगे, एक को लो पोटेंशियल पे रखेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले देखो बेटा कैसे वर्क कैसे करता है कैपेसिटर, कैसे चार्ज स्टोर होता है इसके अंदर। ओके बेटा, हमारे पास लेट्स से मैंने एक प्लेट ले ली है। ठीक है, एक प्लेट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्लेट को एक प्लेट कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी थिकनेस की है, लेट से कुछ टी थिकनेस है। अब वो मैं 3D में नहीं दिखा पा रहा बेटा, सिंपल सी बात है, नॉर्मली देखिए ये एक प्लेट है हमारे पास लेट से। ओके, इसकी कुछ थिकनेस है। ठीक है, तो जैसे ही बेटा मैं इसे हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है, इसे मैंने क्या किया है, हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे मैं इसे प्लस पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, अब आपको पता है ये न्यूट्रल प्लेट है,
यहाँ पे हाई पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल पढ़ के आए बेटा, हाई पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, क्लियर है। तो अब क्या होगा बेटा, आप ऐसे सोच सकते हो, यहां से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो इस वायर के अंदर आपको पता है बेटा, आयंस नहीं मूव करते, एटम्स नहीं मूव करते, हमेशा क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज फ्लो होने लग जाएगा बेटा। चार्ज कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों सरफेसेस का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं होता। अगर यहाँ पे मैंने V पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो इस प्लेट किसमें से चार्ज तब तक फ्लो होता जाएगा जब तक पोटेंशियल इसका भी खुद का V नहीं हो जाता बेटा। तो देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो इसके ऊपर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, और तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक इसका पोटेंशियल इस सोर्स के साथ, ये हाई पोटेंशियल सोर्स है बेटा, ठीक है, इसके साथ मैच नहीं कर जाता। हाई पोटेंशियल सोर्स जस्ट लाइक मैंने एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, तो चार्ज फ्लो करेगा, जैसे ही इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा चार्ज रुक जाएगा बेटा हमारा। तो हमने लेट से कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहां से इसके ऊपर फ्लो करवा लिया, क्योंकि यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। ओके, तो ये तो नॉर्मली था, हमने क्यू चार्ज स्टोर कर लिया, तो इसका पोटेंशियल भी V है, इसका पोटेंशियल भी V है। अब यहां पे एक चीज और करते हैं बेटा, अगर मैं इस सरफेस के पैरेलल में एक और सरफेस रख दूं बेटा, क्लियर, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, ये क्या करेगा, इस प्लेट के इनर सरफेस के ऊपर क्या कर देगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, एंड आउटर सरफेस के ऊपर उतना ही क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा। तो क्या हुआ बेटा, अगर मैं एक प्लेट को हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करता हूं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ग्रो हो जाएगा, और चार्ज तब तक ग्रो होता जाएगा जब तक इसका पोटेंशियल सोर्स के साथ मैच नहीं कर जाता। और फिर क्या हुआ, अगर मैंने इसके पैरेलल में एक और सरफेस रखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उस सरफेस के ऊपर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा इस फेस के ऊपर, और दूसरे फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है बेटा, ये नॉर्मली न्यूट्रल था, जितना इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो उतना ही दूसरे फेस के ऊपर क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, तो अब एक चीज और है बेटा, देखो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्लेट का पोटेंशियल कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि बेटा नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल कम होता है, और सेम टाइम पे ये पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करेगा। बट ये ज्यादा क्लोज होने की वजह से इसका इफेक्ट ज्यादा, तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, ऑल्दो इसके ऊपर चार्ज क्यों उतना ही स्टोर है, बट इस नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अपना पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए यहां से क्या है बेटा, और पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, क्लियर है। तो इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा। तो ऐसा चलता जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा जब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कि उसके बाद नहीं ये चार्ज स्टोर कर सकता, क्लियर है बेटा। उस वक्त क्या होगा, देखो अभी मैंने बताया ये इंडक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एयर है, लेट्स से बेटा, ठीक है, एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे चार्ज ग्रो होता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ग्रो होता जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा सेटअप होगी, जिस वजह से एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी वो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगी, और आपकी एयर यहाँ पे कंडक्टिंग करने लग जाएगी, है ना। तो फिर यहाँ पे नॉर्मल कंडक्शन होने लग जाएगी बेटा, ठीक है। तो वो नहीं चाहते हम लोग, तो हमें एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक चार्ज इसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये चार्ज अपने को स्टोर नहीं करवा पाएगा, जितना चार्ज इधर से गेन करेगा उतना चार्ज इधर मटेरियल मीडियम को लूज कर देगा, उसमें कंडक्ट कर देगा, है ना। आपको पता है ना बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके मीडियम में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि मीडियम नॉन कंडक्टिंग है, तो यहां से चार्ज यहां तक लेके जाने के लिए कंडक्टिंग मीडियम चाहिए ना। तो यहां पे सिर्फ इंडक्शन हो सकती है बेटा, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज आप स्टोर करवा लोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये मीडियम कंडक्टिंग हो जाएगा, जिस वजह से आपका चार्ज ये प्लेट क्या है, लूज करना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक हम एक चार्ज को बेटा, एक मैक्सिमम कैपेसिटी तक चार्ज को स्टोर करवा सकते हैं। चलो, तो हमने अभी देखा है इस प्लेट के ऊपर चार्ज कैसे ग्रो हो रहा है। तो हमने इस प्लेट को क्या किया है बेटा, एक हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया है, जिस वजह से इसके ऊपर चार्ज ग्रो हुआ है। इसके पैरेलल में एक सरफेस रखने की वजह से क्या है, हम इसकी चार्ज कैपेसिटी बढ़ा दी है। क्यों बेटा, क्योंकि ये नेगेटिव सरफेस की वजह से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल कम हुआ है, और ये अपना पोटेंशियल इसके साथ मेंटेन करने के लिए यहां से चार्ज लेता जाएगा। ओके, बस एक चीज का ध्यान रखना है, इस सिस्टम की, इस डिवाइस की, इस कैपेसिटर की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, उसके बाद अगर ये चार्ज कोई लेगा भी इधर सोर्स से तो वो उतना ही आगे मीडियम में लूज कर देगा। क्लियर है बेटा।
वो क्यों, वो मैंने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सोचना है। ओके, तो अब एक और चीज करते हैं, अगर मैं इस आउटर सरफेस को बेटा अर्थिंग कर दूं, अर्थिंग करने का मतलब होता है कि इसका पोटेंशियल जीरो कर दिया, है ना। अर्थिंग कर दिया जाए, इसको ऐसे बोल सकते हो लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया बेटा, मैंने क्या कर दिया, लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया। लो पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, अब अर्थ से इलेक्ट्रॉन, आपको पता है अर्थ से जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन ले लो बेटा, अर्थ को जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन दे दो, उसके ऊपर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे, और अब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस के ऊपर से खत्म हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास कुछ ये सिस्टम बन जाएगा, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस प्लेट के ऊपर उतना ही क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज होने वाला है हमारा। तो प्लस क्यों चार्ज है लेट से, तो इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से क्या है, इस प्लेट के ऊपर क्या है बेटा, चार्ज आपका ग्रो करता गया, ठीक है। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ग्रो करता गया, इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज ग्रो करता गया, ठीक है। तो अब हमारे पास दो पैरेलल सरफेस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो चार्जिंग हो चुकी है, ये कैपेसिटर को ऐसे चार्ज करते हैं, मतलब तो कैपेसिटर के एक सरफेस को हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे को लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो हाई पोटेंशियल वाला सरफेस अपना पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, और उतना ही नेगेटिव चार्ज अपने पैरेलल सरफेस के ऊपर इंड्यूस कर देगा, और इसके दूसरे सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा उसको ये कैंसिल आउट कर देगा, लो पोटेंशियल। ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपका एक क्या है, कैपेसिटर की दोनों सरफेस के ऊपर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आ चुका है इस वक्त, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जैसे ये चार्ज है, ओके, तो ये चार्ज स्टोर हो गया इन प्लेट्स के ऊपर, इन सरफेसेस के ऊपर, और यही चार्ज हम लोग बोलते हैं, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो बेटा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर है यहाँ पे हमारी। ओके, तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर कभी भी आपने यूज करना है बेटा, तो अब अगर मैं ये चीज समझ आ गई, अब अगर इसे यूज करना है तो क्या कर सकते हो, कैसे यूज होगा, तो देखो नॉर्मली है बेटा। अब देखो ये मैंने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया लेट से, ठीक है। कैपेसिटर हमारा अभी चार्ज है, उसके एक सरफेस के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। अगर मैं इन दोनों को किसी रेजिस्टर के क्रॉस लगा दिया कुछ इस तरह से, तो क्या होगा बेटा, जब वायर, सिंपल वायर से ही लगा दिया जैसे मैंने अभी बोला, तो कैपेसिटर की दोनों वायर्स को आपस में टच कर दो, तो क्या होगा बेटा, अब ये पॉजिटिव सरफेस है, ये नेगेटिव सरफेस है, जैसे ये एक दूसरे से कंडक्ट होंगे तो क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, तो इधर से चार्ज तुरंत फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और ये नेगेटिव चार्ज इधर से आके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज, ये नेगेटिव चार्ज कम पॉजिटिव, तो इस तरह से धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया, और थोड़े समय बाद आपके कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज था वो फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दोनों सरफेसेस फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बट उस समय के लिए जो चार्ज फ्लो हुआ है, उस समय के लिए आपको इस रेजिस्टर के क्रॉस क्या है बेटा, एक चार्ज फ्लो होगा, और आप अभी आपको पता है फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोल देते हैं, तो इसके क्रॉस आपको करंट मिल जाएगा, जो आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी। क्लियर है बेटा, कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो वो आप यूज कर सकते हो इस तरह से। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर यही है बेटा, यहाँ पे जो मैंने समझाया है कि एक सरफेस को हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया जाता है, जिस वजह से उस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ग्रो होता है, और उसके पैरेलल में एक और सरफेस रख दिया जाता है जिसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता रहता है। क्लियर है बेटा। इस तरह से दोनों चार्जेस के ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ग्रो हो जाता है, और फाइनली हम लोग एक कैपेसिटर बना लेते हैं। दोनों सरफेसेस का जो कॉम्बिनेशन है, वो जो सिस्टम बनेगा वहां पे उसे कैपेसिटर बोल दिया जाता है, ठीक है बेटा। और उस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर है उसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और जहां बोल सकते हो उस कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर है वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर किए हुए है वहां पे। ओके, तो ये आपके कैपेसिटर का प्रिंसिपल था बेटा। ओके, तो कैपेसिटर्स बेसिकली चार्ज स्टोर करने के लिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, और क्या प्रिंसिपल है और कैसे एनर्जी स्टोर करता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कैपेसिटर का जो सिंबल होता है बेटा, देखो रेजिस्टर वगैरह का सिंबल आप सबको पता है, ठीक है। सिंबल ऑफ कैपेसिटर क्या है, सिंबल ऑफ कैपेसिटर ऐसे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ऐसे दो पैरेलल लाइंस और ये सी, ठीक है। सी क्या होता है, सी यहां पे है बेटा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सिंपल कैपेसिटेंस भी लिख दिया जाता है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर भी लिख सकते हो, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर भी लिख सकते हो।
मतलब कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है बेटा, ये बेसिकली क्या डिफाइन करता है, कैपेसिटेंस की कितनी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज और टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो ये हमारा कैपेसिटर है, ये सिंबल है, ये सी मैंने आपको बता दिया कैपेसिटेंस होता है। अगर इस चार्ज के अक्रॉस मैंने पोटेंशियल V अप्लाई किया हुआ है बेटा, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट किया तो यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे क्या आ गया बेटा माइनस क्यू, चार्ज इंड्यूस्ड हो गया है। क्लियर है बेटा। तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन होती है, ये कहती है, अब देखो बेटा ये जो पोटेंशियल V डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, V होगा, है ना, नेचुरल सी बात है ना बेटा। चार्ज फ्लो रुक गया है अगर, तो नेचुरल सी बात है जितना बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल होगा उतना ही कैपेसिटर के दोनों सरफेस के क्रॉस होगा। तो यहाँ पे V, C एंड Q कैसे लिंक्ड है, तो Q जो होता है ना बेटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, मतलब इस दोनों सरफेस के क्रॉस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर सकते हो आप उतना ज्यादा यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा। ओके, V क्या है यहाँ पे बेटा, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस कर दिया जाता है C के साथ, तो Q इज इक्वल्स टू होता है बेटा C इंटू V। ठीक है, Q का मतलब है बेटा चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर, Q का मतलब क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी लिख सकते हो। तो Q चार्ज है, C का कैपेसिटेंस है। ठीक है, चार्ज का यूनिट आपको पता है बेटा कूलम होता है, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। ओके, अब C का यूनिट क्या होता है ये भी देखो बेटा, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इसका यूनिट होता है फ्राड बेटा। ठीक है, F से डोनेट किया जाता है फ्राड। ठीक है, फ्राड वैसे बहुत बड़ा यूनिट होता है, मोस्टली जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह देखोगे तो आप देखोगे या तो माइक्रो फ्राड या इवन पिको फ्राड ही लिखा आता है। तो जो ये कैपेसिटर्स आप देखते हो ना, ठीक है, व्हाइट से कलर के आपको सिलेंड्रिकल से मिलेंगे, ठीक है, फैंस के अंदर। ठीक है, नॉर्मली आपने देखे होंगे सबने, ठीक है, सिलेंड्रिकल से होते हैं और व्हाइट से कलर के होते हैं। ठीक है, इनकी कैपेसिटेंस पिको फ्राड में होती है, बहुत छोटी कैपेसिटेंस होती है इनकी। ठीक है, तो फ्राड बहुत बड़ा यूनिट है अपने आप में। ठीक है, तो कभी भी आपको न्यूमेरिकल वगैरह आएगा वहां पे पिको फ्राड लिखा होता है। ठीक है, माइक्रो फ्राड, तो माइक्रो का मतलब तो आपको पता ही 10⁻⁻⁶ होता है, ऐसे ही नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है, और पिको का मतलब क्या होगा 10⁻12। तो पिको फ्राड भी लिखा होता है, तो ध्यान में रखनी है ये कन्वर्जन बेटा। ठीक है, यूज होगी आपकी आगे जाके। तो ये बेटा हमारे पास अगर एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अब ये कैपेसिटी है, एबिलिटी है कैपेसिटर की कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है वो। ओके, ये बेसिकली डिफाइन करती है कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है। ओके, और क्यों चार्ज स्टोर हो गया है जब उसके क्रॉस V पोटेंशियल अप्लाई किया है कैपेसिटर के। ये बेटा पैरेलल लाइंस का मतलब यही है, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, तो दोनों सरफेस के क्रॉस अगर पोटेंशियल V अप्लाई किया है और इसके ऊपर चार्ज Q स्टोर हो गया तो दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप इस V को और बढ़ा दोगे तो यहाँ पे चार्ज और ग्रो हो जाएगा। ठीक है, वो आप प्रिंसिपल से इमेजिन कर सकते हो कि Q मैंने बोला है, V बढ़ाओगे तो क्यों बढ़ेगा। ठीक है, समझ आ गया ना, जो प्रिंसिपल समझाया उसी से मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिप्लेस कर दिया जाता है C के साथ, C इज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बेटा, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, फ्राड होता है। ठीक है, और अब हम लोगों ने कैपेसिटेंस डिफाइन कर लिया है कैपेसिटर का मैंने सिंबल बता दिया है, दो पैरेलल लाइंस होती हैं बेटा हमारी। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने का मतलब है दो सरफेसेस हैं वो। ठीक है, इस सरफेस को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे सरफेस को मुझे क्या करना होगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा, क्योंकि कैपेसिटर आपका तभी वर्क करेगा बेटा एक सरफेस अगर हाई पोटेंशियल पे है, दूसरा सरफेस अगर लो पोटेंशियल पे है। क्लियर है बेटा, ये मैंने आपको पहले ही प्रिंसिपल में बता दिया है। चार्ज को अगर दोनों सरफेसेस के ऊपर ग्रो करवाना है तो एक सरफेस को हाई पे और दूसरे को लो पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा हमें। क्लियर है बेटा, तो ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर था हमारे पास। कैपेसिटर कैसे चार्ज होते हैं, क्या प्रिंसिपल है वो मैंने आपको बता दिया है। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, क्या एनर्जी स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, या चार्ज भी बोल सकते हो आप लोग। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है जो बेटा दैट इज टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में देखो बेटा सबसे पहला आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, फिर सेकंड आता है स्फेरिकल कैपेसिटर,
स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर भी एक हम लोग बेटा आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर भी करेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल स्फेरिकल कैपेसिटर होगा एंड एक और होगा इसमें आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड का मतलब मैं समझाऊंगा आपको जब करवाऊंगा। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर एंड एक होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखो बेटा, जो ये है ये बोर्ड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बी फॉर बोर्ड, बी फॉर बोर्ड, ओके। बट ये वाला जो है ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट है वो ऑब्जेक्टिव में तो इंपॉर्टेंट है ही बेटा, ओके। बट ये वाले बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बट अभी आपका बोर्ड सिलेबस, सीबीएसई का बोर्ड सिलेबस इन दोनों टॉपिक्स को कवर अप नहीं करता। सिलेबस आप चेक कर सकते हो, बट ऑब्जेक्टिव मेंस में, एडवांस में, नीट में आपको क्वेश्चन आ सकता है इनमें से भी, तो हम इन्हें भी करेंगे, ओके। तो सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है प्लस ऑब्जेक्टिव पॉइंट। फिर ये वाले दूसरे टॉपिक्स करेंगे, ओके। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में बेटा जो हम लोग कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा देखो, अगर हम नाम पे ही ध्यान दें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो दो प्लेट्स होंगी यहाँ पे जो आपस में क्या होगी बेटा, पैरेलल होंगी। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेट है, इस प्लेट के सामने ये दूसरा सरफेस रखा हुआ है, दूसरी प्लेट है, दोनों आपस में क्या होने वाली बेटा, पैरेलल होने वाली। मैंने आपको बताया किसी भी कैपेसिटर के अंदर क्या होगा बेटा, दो सरफेसेस होंगे और जो आपस में पैरेलल होंगे, पैरेलल प्लेट। तो प्लेट का मतलब है दो प्लेट्स होंगी बेटा, क्लियर है, ओके। और अगर मैं इनके क्रॉस पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया, मैंने क्या कर दिया, दोनों सरफेस के क्रॉस पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया बेटा, ओके। और लेट्स से इस सरफेस के ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ गया, ओके। और दोनों प्लेट्स का सरफेस एरिया A है और दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस D है बेटा, क्लियर है बेटा। तो यहां पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग सरफेस एरिया A एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, D है। Let V is the potential applied across both the surfaces and charge Q grows on the capacitor। Q चार्ज जो है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर है, and Q charge is stored in a capacitor। अब हम लोगों को बेटा यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। हम लोग जो यहाँ पे करने वाले कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस एक्सप्रेशन से हमें पता चलेगा आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओके। तो देखो बेटा हमें पता है कैपेसिटेंस, हमें पता है, वी नो चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, CV होगा कि नहीं होगा, सबसे पहली चीज, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV होगा कि नहीं होगा। तो अब हमें Q एंड V का रिलेशन निकालना है बेटा। तो सबसे पहले इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, हमें मालूम है, बट उस पोटेंशियल V को हमें Q की फॉर्म में लिखना है। तो अब वो कैसे लिखेंगे बेटा, तो हमें देखो सबको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल याद होने वाला है, याद होगा, होने वाला क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स having equal and opposite charge, गॉस थ्योरम वाले पार्ट के ऊपर जा रहा हूं बेटा। जब इसके ऊपर प्लस सिग्मा होता है, इसके ऊपर माइनस सिग्मा होता है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता था कि नहीं होता था। और सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप सबको मालूम होगा, ओके। तो इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट E इज इक्वल टू क्या बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा यहाँ पे क्या है बेटा, Q अपॉन A, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये सारी टर्म्स मैंने आपको जब डिफाइन की थी बेटा, बताया था, बहुत ही यूज होगी इस चैप्टर के ऊपर, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में। और आपको पता है यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आने वाली है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ओके।
एक चीज और है बेटा, वी ऑल्सो नो, अगर आप सबको याद हो dv इज इक्वल टू क्या होता है, dv इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ई डॉट dl होता है कि नहीं होता, ठीक है, ये भी हमने पोटेंशियल वाले पार्ट में पढ़ा था, क्लियर है। जहां आप ऐसे बोल सकते हो E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, dv बाई dr या dl पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। dl या dr का मतलब होता है दो पॉइंट्स जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दो पॉइंट्स, दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है बेटा, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना लेट किया हुआ है हमने, d लेट किया हुआ है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, v है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड -2 है, तो आपको एक चीज मालूम ही है, ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 - v, चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ है, ठीक है, ये चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। समझ आएगी नहीं ये बात बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमने कहां पे पढ़ा था, ये पोटेंशियल वाले पार्ट में पढ़ा था, जहां पे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है, और इवन पोटेंशियल के डेरिवेशन से भी आप धीरे धीरे ड्राइव कर सकते हो इसे। dv इज इक्वल टू होता है E डॉट dl, है ना, अगर आप वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, dl का मतलब होता है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, है ना। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैरेलल टू d, तो E डॉट dl, E d बन जाएगा कि नहीं, dl की वैल्यू क्या लिख दी d बेटा, क्योंकि यहाँ पे सीधा मैंने d इसलिए लिख दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, और इन दोनों पॉइंट्स के, इन दोनों सरफेस के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो v है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या है -v, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, तो मैं हाई टू लो पोटेंशियल जा रहा हूं, तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो हमारा कैंसिल आउट होने वाला है, तो v इज इक्वल्स टू E डॉट dl आ गया, और E की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू G। तो यहां से Q इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, Q विल बी इक्वल्स टू आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D इनटू V। तो चार्ज का रिलेशन पोटेंशियल के साथ आ चुका है कि नहीं आ चुका, और एक बेसिक डेफिनेशन से चार्ज का पोटेंशियल के साथ रिलेशन ये है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं बेटा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो पैरेलल प्लेट, बेटा ध्यान रखना, ये जो C आया है दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ पे A का मतलब क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, एंड D का मतलब क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है बेटा, ये रिजल्ट कहां से आया है, अगर नहीं क्लियर हो रहा प्लीज आप पोटेंशियल वाला पार्ट दोबारा से देखिए, अपने नोट्स को देखिए, ये कहां से निकाला है मैंने, dv इज इक्वल टू लिखा E डॉट dl, ओके। नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, हाई टू लो पोटेंशियल, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का कोई वो सेंस नहीं है। बाकी अगर आप इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालना चाहते हो फिर भी कर सकते हो, उससे भी रिजल्ट सेम ही आने वाला है, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल नॉर्मली करना है हमने, क्लियर है। तो V और Q का रिलेशन आ गया, तो Q इज इक्वल टू आ चुका था A एप्सिलॉन अपॉन D इनटू V, और इसको जब हमने इस रिजल्ट के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास C की वैल्यू आ चुकी है। अब ये रिजल्ट कहां पे वैलिड है बेटा, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कैपेसिटेंस निकालनी है आपने ये रिजल्ट लगा देना है, ये रिजल्ट कहां पे लगाना है बेटा, ये रिजल्ट आपने वहां पे लगाना है जहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सबसे पहले, और दूसरी चीज है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, मतलब बीच में क्या है, एयर है, बीच में क्या है, यहां पे क्या है, एयर है, एक तरह से दोनों सरफेसेस के बीच में क्या है, एयर है, देयर इज नो मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, ओके, सिंपल एयर है। तब ये फॉर्मूला लगने वाला है हमारा, क्या फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन अपॉन D। A का मतलब है इस प्लेट का सरफेस एरिया, D का मतलब है दोनों प्लेट्स के बीच का गैप, ये जो गैप है इसे बोल देंगे D, ओके। अब साइनॉट वर्ड वही फिर बेटा पता ही आपको, साइनॉट का मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, है ना, कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट कर रहा है ना, तो यहां से हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, ये कहीं पे भी नहीं लगाना फॉर्मूला, ये सिर्फ वहां पे लगाना है जहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पूछी गई है और बीच में एयर मीडियम है आपका, दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है और कोई मीडियम नहीं है ना, तो अब आपने ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ चुका है, प्लीज आप इसे नोट डाउन करिए पहले। तो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया है अब हमने, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने कैपेसिटेंस निकाली है कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें मालूम ही है क्या होता है,
बस दो पैरेलल सरफेसेस, दो प्लेट्स को पैरेलल ही रखना है और उनको उनमें से एक को हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देना है, दूसरे को लो के साथ, तो उनके ऊपर जो चार्ज स्टोर हो जाएगा। ओके, और उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उस कैपेसिटी की जो यहाँ पे बनेगा दैट इज ए एप्सिलॉन अपॉन डी। ए एंड डी का आपको मालूम है क्या है यहाँ पे टर्म्स। ओके, अब देखो बेटा मैंने यहां पे बोला है ये फॉर्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया, ये कब लगाना है, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है, ये जो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो, एयर हो बेटा, ठीक है। कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब इन दोनों सरफेसेस के बीच में क्या हो बेटा, एयर हो, कोई भी मीडियम ना हो, ठीक है। अब हम लोग जो करने वाले हैं, तो मीडियम डाल देंगे तो क्या चेंज आएगा, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, मतलब दोनों पैरेलल सरफेस के बीच में जो हमारा डिस्टेंस डी था बेटा, ठीक है, लेट्स से इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच में यहां पे मैंने क्या रख दिया बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है। और लेट्स से डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है। अब जो मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में आपको पिछली पार्ट में समझाया था वो यहां पे यूज करना है हमने, ठीक है। अब आपको मालूम है बेटा ये जो प्लेट्स है पहले की तरह नॉर्मली ही अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगी ई, है ना। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स क्या होगा, बिटवीन टू प्लेट्स ई विल बी इक्वल्स क्या होने वाला बेटा, पहले की तरह क्यू बाय ए एप्सिलॉन होने वाला है कि नहीं होने वाला, ठीक है। ए क्या है, इन प्लेट्स का जो है आपका एरिया है, ठीक है, एरिया है इन प्लेट्स का, तो क्यू ए बाय एप्सिलॉन इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। बट अब आपको पता है दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टी। तो अब हमने क्या किया है बेटा, कंसीडर अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिए गए। तो इस स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी बेटा, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नहीं होगी बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कल हमने किया था काम ये भी। तो यहाँ पे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, ई बाई के, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, ई बाई के होने वाला है, ठीक है। आपको मालूम ही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, जितनी एयर में है उसका 1/k टाइम्स कर देंगे, क्लियर है बेटा। ये 1/k टाइम्स क्यों हुआ है, कल मैंने आपको पोलराइजेशन वगैरह सब कुछ बता रखा है, तो अभी ज्यादा सिंपल सोचना है, अभी ज्यादा उसमें नहीं जाना है, हमने डेप्थ में नहीं जाना, सिंपल सी बात है, जहां जहां पे एयर है इस रीजन में भी एयर है बेटा, यहां पे भी एयर है, यहां पे भी एयर है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, एंड दैट ई विल बी इक्वल्स टू के ए क्यू, सॉरी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है टी, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी ई बाई की। ओके, नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज ईएम विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, ई बाई के, और यू कैन से क्यू के ए एप्सिलॉन, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, ठीक है, ये एयर वाले रीजन में है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले में है, ठीक है। अब क्या होगा, अभी भी दोनों सरफेस के बीच में कितना पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ बेटा, मैंने V पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ है, और दोनों सरफेस के ऊपर, जब कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना स्टोर है, क्यू चार्ज स्टोर है, तो चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्यू विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चार्ज क्यू स्टोर है, ठीक है, और पोटेंशियल V है, ठीक है। मैंने लेट कर लिया कि जब इन दोनों सरफेस के क्रॉस पोटेंशियल V मेंटेन किया मैंने, तो चार्ज क्यू ग्रो हो गया है, ठीक है, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्यू स्टोर हो गया है कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो अब फिर से क्यू एंड V का रिलेशन निकालते हैं बेटा। तो हमें मालूम है बेटा, वी नो dV इज इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, नेगेटिव ऑफ E डॉट dl होता है कि नहीं होता, पहले की तरह, अभी करके ही आया ये चीज। तो अब यहां पे बेटा, यहां पे मेरे इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट यहां पे भी यूनिफॉर्म ही है बेटा, ये पैरेलल फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में भी यूनिफॉर्म है और इस रीजन में भी क्या है बेटा, यूनिफॉर्म है। बट क्या है,
पहले क्या था, पूरी स्पेस में पूरे डी डैश लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई था बेटा। अब ऐसा नहीं होने वाला। तो अगर मैं यहां पे दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करता हूं तो क्या होने वाला है बेटा, यहां पे मैं कुछ ऐसे करूंगा तो डीवी, लेट्स से ये हाई पोटेंशियल पे है तो वो लो पोटेंशियल पे v से 0 इंटीग्रेट कर दिया, दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव बाहर ले गए, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl, और ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितने लेंथ में है, देखो बेटा टोटल स्पेस D है, D में से T निकाल देंगे तो दिस प्लस दिस क्या आ जाएगा, D माइनस T आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्पेस में है, D माइनस T स्पेस में है, ठीक है। माइनस यहां से भी बाहर ले लेंगे, ठीक है, प्लस ऑफ माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस अब यहां पे em इंटू dl लिखेंगे, em कितनी थिकनेस में है इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 टू T बेटा, क्लियर है बेटा, ओके। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ा, यहां पे क्या है, कुछ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, उस वजह से हमें यहां पे क्या है, दोनों स्पेस को अलग अलग सेपरेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इनको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 0 माइनस v हो जाएगा बेटा, और यहां से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, E डॉट dl, dl की इंटीग्रेशन L और L की लिमिट क्या आ जाएगी, D माइनस T, ठीक है, प्लस em इंटू क्या आ जाएगा बेटा, T, ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आपके पास ये चीज बन रही है बेटा। और em को क्या लिखा जा सकता है, E बाय K लिखा जा सकता है बेटा यहाँ। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। तो बेटा हमने करना क्या है, यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस V था उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट किया, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ चार्ज डाल दूंगा, तो मेरे पास पोटेंशियल एंड जो चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर के अंदर उसके बीच का रिलेशन आ जाएगा, और उसको इसके साथ कंपेयर करके मेरे पास C की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने जो किया है बेटा, यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेट क्यों किया है, क्योंकि इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E है और T थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड EM है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, जिसे आप क्या लिख सकते हो, E बाय K। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। तो यहां से V की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, दैट विल बी इक्वल टू E कॉमन आ गया यहां से, ओके, और E कॉमन आ गया, और E की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Q अपॉन A एप्सिलॉन। E की वैल्यू लिखनी है बेटा, EM की नहीं लिखनी, ठीक है, ये नहीं लिखना, ये वाली वैल्यू लिखनी है E की, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा बेटा, T माइनस D प्लस T बाय K, ओके। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, Q इज इक्वल टू हो गया A एप्सिलॉन अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K इंटू V। तो ये इक्वेशन अगर हमारी 1 है बेटा, ये इक्वेशन 2 है, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 C की वैल्यू क्या बन जाएगी, C इज इक्वल टू आ जाएगा A एप्सिलॉन अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। तो आप सबको मालूम ही है बेटा, K की वैल्यू जो होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 से हमेशा बड़ी ही होती है बेटा, K की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी होती है। तो इसलिए क्या है बेटा, ये जो कैपेसिटेंस है पहले से इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, जब ये वाली T थिकनेस भी एयर की थी तो तब कैपेसिटेंस आ रही थी A एप्सिलॉन अपॉन D, अब D में से T निकाल के प्लस T बाई K कर दिया, इट मींस कैपेसिटेंस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो यहां पे जो मैंने कल पढ़ाया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्यों पढ़ाई थी मैंने, वो इसलिए पढ़ाई थी बेटा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब से हम लोग क्या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो सिंपली दोनों प्लेट्स के बीच में, दोनों सरफेस ऑफ कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दें तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है, ओके। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ना बहुत जरूरी था, इसीलिए पहले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा तभी हम उन्हें यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब आप कई बच्चे सोच सर ये तो इंसुलेटिंग मीडियम है, यहां से यहां चार्ज क्या हुआ है, तो बेटा कल मैंने बता दिया, वो सारी चीज कल एक्सप्लेन कर दी है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप हुई यहाँ पे, ओके। इंसुलेटिंग मीडियम में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप हुई है ड्यू टू पोलराइजेशन, तो वो कल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आज नहीं एक्सप्लेन करूंगा। बट आज हम लोग क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के साथ यूज कर रहे हैं बेटा। कैपेसिटर्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यूज किया तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है आपकी, और कैपेसिटेंस कितनी हो गई बेटा, A एप्सिलॉन अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K। तो अभी आप इसे नोट डाउन करिए पहले पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा अभी नोट डाउन, है ना। तो अब देखो बेटा, ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट से मैं कुछ एक दो चीजें और आपको बताना चाहूंगा। लेट्स से अब आपको देखो बेटा, इफ
डी इज इक्वल टू डी हो जाए। T इज इक्वल टू डी होने का मतलब है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। मतलब इसका मतलब क्या है, होल स्पेस बिटवीन surfaces is filled with dielectric medium, ओके। तो D और T इक्वल हो जाए तो क्या रिजल्ट बनेगा, C इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आया बेटा हमारे पास, C इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आया था, A एप्सिलॉन अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के, ओके। तो अगर यहाँ पे D और T इक्वल रख दे तो बेटा क्या रिजल्ट आ जाएगा, A एप्सिलॉन अपॉन D माइनस डी प्लस डी बाई के। देखो ये कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट क्या हो गया, K टाइम्स A एप्सिलॉन अपॉन D। ये रिजल्ट बन चुका है बेटा, क्लियर है। तो अब वो रिजल्ट आ चुका है जिसके लिए मैंने ये किया भी है। आपका क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे बेटा सीधा सीधा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, सब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो देखो बेटा ये जो रिजल्ट आया दिस इज K टाइम्स A एप्सिलॉन अपॉन D। अगर आप इस टर्म को देखोगे तो ये क्या है, ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द मीडियम, बिटवीन द सरफेस। जब सरफेस के बीच में क्या है बेटा, एयर है, तो मतलब क्या है, अगर एयर को डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन कैपेसिटर, तो क्या होगा बेटा, देन कैपेसिटेंस will increases by K times the original capacitance, ठीक है। जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पहले थी विद एयर उसका K टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ओके। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या किया बेटा, दोनों सरफेस के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया है, ओके। और वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ चुकी है बेटा। आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लेट से 9 फराड है, 9 माइक्रोफराड है, अगर उसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो अब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो अब कितनी हो जाएगी, पहले 9 माइक्रोफराड थी अब 9K माइक्रोफराड हो जाएगी, ओके। तो ऐसे सीधा एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी बेटा ये दोनों डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, आपको सब्जेक्टिव में ये डेरिवेशंस आ सकती हैं, ओके। ऑब्जेक्टिव पॉइंट से आपने रिजल्ट्स याद रखनी है। रिजल्ट्स में दोनों दोबारा से लिख रहा हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस थी A एप्सिलॉन अपॉन D था विद एयर मीडियम के लिए, ठीक है। फिर था कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एप्सिलॉन अपॉन D माइनस T प्लस T बाई T। जब क्या किया था बेटा, T थिकनेस ऑफ dielectric slab is introduced between the surface। दोनों सरफेस के बीच में क्या कर दिया बेटा, T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया। और C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन D माइनस T, और सॉरी सिंपल K बाई D आ गया था रिजल्ट, when air is replaced by डाइलेक्ट्रिक स्लैब और मीडियम। क्लियर है बेटा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये तीनों फॉर्मूला सबसे पहले सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में लगे, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल में नहीं लगानी है बेटा, ये सिर्फ लगानी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ओके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अगर देखा जाए तो किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है बेटा, एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया भी लिख सकते हो। सेकंड फैक्टर क्या है बेटा, डी। डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द सरफेसेस। फिर के जब साइलॉट का मतलब क्या है, मीडियम बिटवीन द सरफेसेस। एयर है
या डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, मीडियम बिटवीन द सर्फेसेस। तो ये 3 फैक्टर्स है जिनके ऊपर आपके सी की वैल्यू डिपेंड करती है। तो किसी एक चीज और बेटा देखो तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, ओके, या जिनके कारण चेंज हो सकती है। मैंने लेट से एक कैपेसिटर बना लिया है, उस कैपेसिटर का एरिया सरफेस एरिया ए है, और लेट से बीच में डिस्टेंस डी है, क्लियर है, और बीच में मीडियम भी फिक्स किया हुआ है, चलो वो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरे पास एक कैपेसिटर बन चुका है बेटा, इसकी कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास सी। अब इसके क्रॉस मैंने वी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है और इसके ऊपर चार्ज आ गया क्यू। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं सर क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है, अगर सर मैं v को चेंज करूंगा तो c चेंज हो जाएगा मेरा। देखो बेटा यहां पे आप गलत हो। देखो जो c है, c क्या है, ये कैपेसिटर की इंटरनल प्रॉपर्टी, एक तरह से ये इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। इंटरनल प्रॉपर्टी सर ये क्या है, इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। ये ऐसा नहीं बाहर से पोटेंशियल चेंज करोगे कि इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, नहीं। बाहर से पोटेंशियल चेंज करने से क्या होगा बेटा, v चेंज होगा तो क्यू चेंज होगा। C की वैल्यू यहाँ पे कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप इन तीनों फैक्टर में से किसी एक चीज को चेंज करते नहीं हो, ओके। अगर इनमें से किसी एक फैक्टर को अल्टर किया है, चेंज किया है, तब आप बोल सकते हो कैपेसिटेंस चेंज होती है। बाय चेंजिंग द पोटेंशियल क्रॉस द सरफेस और बाय चेंजिंग द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कैपेसिटर आप लोग कैपेसिटेंस नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं, सर C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। V को कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता बेटा, कोई चीज अगर बनी हुई है, ठीक है, उसके इंटरनल फैक्टर एरिया, डिस्टेंस एंड मीडियम, कैपेसिटेंस उनके ऊपर डिपेंड कर रही है, उनके ऊपर। अब ऐसा थोड़ी है मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, इनके बीच का गैप ज्यादा या कम हो गया, वो तो गलत बात है ना, वो तो हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली, ऐसे थोड़ी होगा बेटा। किसी चीज को बना लिया हमने, उसकी रिजिड प्रॉपर्टीज है, एक तरह से फिजिकली ऐसी अपीयरेंस है, पोटेंशियल चेंज करने से ये फैक्टर्स नहीं चेंज होने वाले, ये फिजिकल फैक्टर्स हैं उसके, ये नहीं चेंज होंगे। तो इसीलिए कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करना है तो आपको इन तीनों चीजों में से एक चीज या तीनों चीजें या कोई भी 2 चीजें चेंज करनी होगी, ओके। अदरवाइज आपकी कैपेसिटेंस कभी भी चेंज नहीं होगी बेटा, वो हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली। कभी भी इस फॉर्मूला से नहीं सोचना कि कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है। कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है वो इन फॉर्मूला से पता चलता है बेटा, क्लियर है। दिस इज जस्ट अ रिलेशन वेयर C इज कांस्टेंट, ओके। आप देख भी सकते हो, मैंने लिखा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड यहाँ पे इक्वल टू C लिख दिया था, तो आपने ये गलती नहीं करनी है बेटा। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमारी कांस्टेंट रहती है बेटा, वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ये तो चलो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस किया है, क्लियर है। अब अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर दूं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, ओके। तो लेट्स से हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में अब मैंने क्या कर दिया बेटा, कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर दिया है, जिसकी थिकनेस है T पहले की तरह, और ये डिस्टेंस है D, और इसका एरिया है बेटा क्या, E, क्लियर है। और पोटेंशियल V ही मेंटेन किया हुआ है दोनों सरफेस के बीच में, और चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q ग्रो हो चुका है, क्लियर है बेटा ये चीज। तो अब ये कंडक्टिंग स्लैब है, ये क्या है बेटा, कंडक्टिंग स्लैब है। कंडक्टिंग स्लैब की एक खासियत होती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम वाली होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां से यहां तक E होगी, फिर यहां पे 0 होगी, फिर यहां से यहां तक फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, E होने वाली है। और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सरफेस E विल बी इक्वल टू क्या होने वाला है, Q बाय A अपसाइड, क्लियर है बेटा। बट इस रीजन में अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाली। देखो मैं एक सिंपल सी डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं, और सीधा भी कर सकते हो आप इस रिजल्ट को, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम क्या होता है, E बाय K होता है कि नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम E बाय K होता है कि नहीं होता। तो K की वैल्यू क्या आ गई, E बाय E M आ गई। और ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो कंडक्टर के लिए तो E M की वैल्यू हमेशा ही क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, इसीलिए K की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। तो हमेशा याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेकर कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टिंग मीडियम इज इनफाइनाइट, क्लियर है बेटा ये चीज, ओके। ये चीज का ध्यान रखना है।
अभी जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के लिखा था ना, इसमें k की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो बेटा। और क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी डाल देता हूँ, t बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो रिजल्ट हमारे पास क्या रह जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो जब आप कंडक्टिंग स्लैब प्लेस करते हो तो कैपेसिटेंस क्या बन गई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो अगर आप देखोगे विद एयर रिजल्ट था, एयर के साथ क्या रिजल्ट था बेटा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और कंडक्टिंग स्लैब के साथ डी माइनस टी। डिनोमिनेटर डिक्रीज होने का मतलब है कैपेसिटेंस बढ़ चुकी है। ओके, तो आपकी कैपेसिटेंस कंडक्टिंग स्लैब से भी बढ़ रही है एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भी बढ़ रही है। ओके, और इसकी वजह से ज्यादा बढ़ रही है इवन, ठीक है बेटा। और अगर आप देखोगे d इज इक्वल टू टी करते हैं यहां पे, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा d माइनस डी 0, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। ऐसा इसलिए होगा बेटा क्योंकि अगर इनके बीच में सारी की सारी कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर दोगे, यहां से जितना चार्ज जाएगा वो कंडक्ट होकर आगे चला जाएगा। तो ये क्या है, जितना मर्जी चार्ज देते जाओ इसे, मतलब इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। जितना चार्ज दोगे उतना आगे कंडक्ट हो जाएगा, एक कंडक्शन होने लग जाएगी तो चार्ज जितना मर्जी देते जाओ। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी बेटा। तो ये था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। तो आपने ध्यान रखना है बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कंडक्टिंग स्लैब की वजह से क्या होता है। ओके, कैपेसिटेंस के अंदर कैपेसिटेंस क्या हो जाती है बेटा, दोनों के कारण कैपेसिटेंस आपकी क्या है बेटा बढ़ चुकी है, आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है। और वो कितनी हुई है फॉर्मूला से नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हो। और जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में पूरे मीडियम को रिप्लेस कर दिया तो k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और कंडक्टिंग में तो इनफाइनाइट हो जाती है आपकी। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट की है बेटा, किसी भी कैपेसिटर की उसके क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया ए गिवन है और सरफेस दो सरफेस जो पैरेलल है उनके बीच का एरिया गिवन है हमें। ओके, तो यहां से हमने क्या है उनकी कैपेसिटेंस निकाली है, और जो कैपेसिटेंस है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है वो फाइंड आउट कर लिया है। क्यू जब वी पोटेंशियल अप्लाइड क्रॉस द सरफेस या चार्ज ऑन द सरफेस के ऊपर कभी भी कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती। क्यू इज इक्वल टू सीवी वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये जस्ट एक फॉर्मूला है जो इन दोनों को रिलेट करता है क्यू एंड वी। मतलब अगर कैपेसिटर के क्रॉस वी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आएगा। ओके, सी कैपेसिटर का क्या है बेटा एक कैपेसिटेंस है जिससे वो बताता है कि कितनी कैपेसिटी है उसकी, है ना। तो ये क्या है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ द सर्फेसेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेसेस एंड मीडियम बिटवीन द सर्फेसेस। तो यहां पे इन दोनों फैक्टर की वजह से क्यू एंड वी की वजह से सी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली आपकी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, आप इसे करिए एक बार। ओके, कोई भी डाउट है इसमें पहले पूछिए। तो इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डाउट्स क्लियर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, इवन आप खुद भी मेरे से पहले ट्राई कर सकते हो। देखो, अगर हमने कैपेसिटर को बैटरी के क्रॉस लगाया, ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है, इसके क्रॉस हमने एक बैटरी को लगा दिया बेटा बी बैटरी, तो बैटरी का क्या है इसके ऊपर चार्ज को ग्रो करवा रही है धीरे धीरे, है ना। तो वो जो चार्ज को ग्रो करवाने के लिए बैटरी ने इस कैपेसिटर के ऊपर वर्क डन किया है, वो कैपेसिटर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमने वही एनर्जी निकाली, आप ट्राई कर सकते हो घर पे खुद भी इसको। ठीक है, तो हम लोग ये चीज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर रहती है। फिर साथ में आपको स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, बट उससे पहले आपने एक काम करना है। देखो बेटा, मे बी ये चीज मैंने आपको बता रखी हूँ। जैसे हमारे पास स्फेरिकल सर्फेसेस है, दो स्फेरिकल सर्फेस है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, और आपने इन दोनों के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस V निकाल के दिखाना है। V की वैल्यू निकाल के दिखानी है इन टर्म्स ऑफ क्यू। रेडियस आप इसका A ले लो, इसका B ले लो, आपने ट्राई करना है। सिमिलर बेसिस पे आपने लेट्स से हमारे पास दो कोएक्सियल सिलेंडर है, ए का रेडियस A है, ए का रेडियस है B। ठीक है, ए का रेडियस A है और दूसरे का रेडियस है B। दो कोएक्सियल सिलेंडर है, ए अंदर वाले के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, बाहर वाले के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। तो अब आपने इन दोनों सरफेस के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाना है कितना होगा इन टर्म्स ऑफ क्यू। क्लियर है, कोई भी बाकी बीच में मीडियम यहाँ पे एयर ही है, दोनों सरफेसेस के बीच में जो मीडियम है वो एयर ही है। तो आपने क्या ट्राई करना है, आपने दो कंसेंट्रिक स्फीयर लेने हैं, अंदर वाले स्फीयर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, लेट्स से आउटर वाले के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है।
तो इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड रेडियस ऑफ द कैपेसिटर स्फेरिकल सरफेसेस आपने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली है जो इन दोनों के बीच में होगा। अभी दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बहुत इजी है। ऐसे ही आपने सिलेंड्रिकल के लिए करके देखना है, ठीक है। तो आपने दो कोएक्सियल सिलेंडर्स ले लेने हैं जिनका रेडियस ए एंड बी है। तो आपने ए के ऊपर प्लस क्यों रखा है चार्ज, आउटर वाले सिलेंडर के ऊपर, बड़े सिलेंडर के ऊपर माइनस क्यों रखा है। तो इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन टर्म्स ऑफ क्यू ए एंड बी, वो निकालना है आपने, ठीक है। अगर आप ये पार्ट कर पाओगे तो मैं आपको पहले ही गारंटी दे रहा हूं, आप पहले ही कैपेसिटेंस, मेरे समझाने से पहले ही कैपेसिटेंस निकाल चुकी होगी। ओके, तो आप ट्राई करिए। जैसे मैंने कंसेंट्रिक का, पर चलो सिलेंडर के लिए नहीं करना चाहते, स्फीयर के लिए कर सकते हो, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट में आपको बहुत क्लियरली बताया है कि किसी भी गिवन सरफेस के और पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो आपके पास जैसे दो कंसेंट्रिक स्फीयर है बेटा, ये आपका होमवर्क ही है एक तरह से, ठीक है। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है। मैं बता रहा हूं इसके ऊपर प्लस क्यों चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यों चार्ज है। ओके, तो आप इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालिए और फिर इसके ऊपर निकालिए। लेट्स से इसके ऊपर वीबी आ गया, इसके ऊपर वीए आ गया, तो वीबी माइनस वीए क्या होगा, वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो वीबी एंड वीए कैसे निकलेगा अब आपको मालूम होना चाहिए। मैंने पिछले पार्ट में बताया है, ठीक है। ये इनर पॉइंट है, इसके लिए आउटर पॉइंट है। आपने वो सारे फंडे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पार्ट में सीखे हैं वो यहाँ पे अप्लाई करके मुझे वी की वैल्यू निकाल के दिखाइए इन टर्म्स ऑफ क्यू ए एंड बी। अगर आपने वो चीज निकाली, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप मेरे से पहले इसकी कैपेसिटेंस निकाल चुके होंगे। ओके, तो आज बेटा हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया है, तो उसकी जो डेरिवेशन है प्लीज आप उन्हें पहले प्रैक्टिस करिए, उसके कंसेप्ट को समझिए। न्यूमेरिकल्स बाद में होंगे बेटा, पहले कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट्स को समझिए, ठीक है, फिर उन कंसेप्ट्स को अप्लाई फिर न्यूमेरिकल्स के ऊपर करेंगे। जब तक हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे आपके न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले। ओके, न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, पहले इन कंसेप्ट्स को स्ट्रांग करो अच्छे से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप प्लीज इस पार्ट को कवर करिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।